तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ओरिजिन है O और एक पॉइंट है P। ठीक है, तो हमने इस P पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट किया। तो अभी तक हम बताए थे कि ये जो OP वेक्टर है, जो P पॉइंट को O पॉइंट और P पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, उसी को OP वेक्टर बोलेंगे। तो OP वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उस दिन हमने फर्स्ट क्लास में तुम लोगों को नहीं बताया था, सिर्फ बताया था OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो OP वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, देखो ये यहां से यहां तक जो है ना, ये जो एक्स एक्सिस में लेंथ है यहां से यहां तक, ये बॉक्स का कॉर्नर, ये यहां तक एक्स कोऑर्डिनेट है। उसी तरह से इस बॉक्स का ये जो कॉर्नर है ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे जो कॉर्नर है इसको बोलते हैं जेड कोऑर्डिनेट। कॉर्नर है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, क्यूब का वर्टेक्स है, क्यूब क्यूबॉइड वॉटेवर। तो ये जो आर वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स। एक्स क्या है, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो एक्स वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो ये जो हमारा ओपी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये आई कैप जे कैप और जेड कैप बताता क्या है, आई कैप बताता है कि एक्स के अलोंग इतना है, जे कैप बताता है कि वाई के अलोंग इतना है, और के कैप बताता है कि जेड के अलोंग इतना है। ऑफलाइन रहता तो इसको और अच्छे से समझा सकते थे, जैसे फिलहाल तुम ऐसे समझो ना, अगर तुम फील करोगे तो तुम समझ जाओगे। जैसे तुम्हारा घर है ना, तो मेरे को देखना, लाइक तुम्हारा जो रूम है, तुम जिस रूम में बैठे हो, ठीक है, उसमें जमीन के चार कॉर्नर होते हैं ना, बस। ठीक है, तो जमीन का जो तुम्हारा चार कॉर्नर है, उसके एक कॉर्नर पे तुम किसी एक लंबे से रॉड का, कर्टेन वाला रॉड होता है ना, पर्दा का रॉड, ठीक है, समझो कि उस कर्टेन का एक रॉड को हम एक एंड को जमीन के किसी एक कॉर्नर में रखेंगे, ठीक है, और उसका दूसरे एंड को ठीक अपोजिट वाले पे डायरेक्ट करेंगे, ऊपर के टॉप अपोजिट, टॉप कॉर्नर। समझ रहे हो ना मेरी बात को, वो तुम्हारे रूम का डायगोनल हो गया। ठीक है, 3D डायगोनल हो गया, 3D डायगोनल। अब जिस जमीन के कॉर्नर पे फिक्स किए थे ना, उसको वहां से टाइटली होल्ड कर लेना। ठीक है, अब उस रॉड को अपने एक्स एक्सिस के अलोंग बिछा दो, अपने जमीन के एक्स एक्सिस के अलोंग अगर उसी रॉड को सुला देंगे, तो कहीं ना कहीं तो लेंथ, कुछ ना कुछ तो लेंथ आ रहा होगा ना एक्स में। ठीक है, उसी तरह से उसको परपेंडिकुलरली वाई पे गिराएंगे तो कुछ उधर भी लेंथ आएगा, और उसको जेड पे सीधा खड़ा करेंगे, उसी कॉर्नर पे सीधा खड़ा करेंगे तो जेड पे भी कुछ आएगा। तो उसी तरह से उसका हम लोग कंपोनेंट तोड़ते हैं कि उसका एक्स के अलोंग कितना लंबाई है, वाई के अलोंग कितना लंबाई है, और जेड के अलोंग उसका कितना लंबाई है। ठीक है, तो वो जो तीन कंपोनेंट्स फॉर्म आया ना उस तीन डायरेक्शंस में, तो उसी को हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर कि एक्स आई कैप, एक्स के अलोंग एक्स है, वाई के अलोंग वाई है, और जेड के अलोंग जेड है। तो कौन सा एक्स के अलोंग है, कौन सा वाई के अलोंग है, कौन सा जेड के अलोंग है, कैसे पता चलेगा। जैसे देखो, अगर हमारे पास एक पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है अगर 1,2,3, तो इसको इसके ओपी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आई कैप, वन आई कैप तो लिखेंगे नहीं, वन तो लिखते नहीं है, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो 2 जे कैप क्या बता रहा है कि वाई एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट है, और 3 के कैप क्या बता रहा है कि जेड एक्सिस के अलोंग उसका 3 यूनिट है, और आई कैप क्या बता रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग उसका 1 यूनिट है। ठीक है, तो हमने जो ऊपर एक्स वाई और जेड लिखा था ना, लिखोगे एक्स वाई एंड जेड आर स्केलर कंपोनेंट, ये स्केलर कंपोनेंट कहलाता है। और अगर हम बात करेंगे एक्स आई कैप डायरेक्शन के साथ, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, तो आर वेक्टर कंपोनेंट्स। पढ़ते कैसे हैं, ध्यान रखना हम क्या पढ़ रहे हैं, भूल मत जाना। के कैप, उसके ऊपर टोपी लगाया है ना, उसको टोपी पहना दी, तो आई कैप जे कैप के कैप। और अगर इसी ओपी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा,
या बोल सकते हो कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो दैट मीन्स हम क्या करते हैं, उसके तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम निकाल देते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम और पूरे पे रूट लगा देते हैं। तो बताओ ये जो पॉइंट P है 1 2 3, इसका ओरिजिन से दूरी कितना हो जाएगा? नहीं बोल रहा है। √14। हाँ, √14, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 10 11 12 13 14, √14। तो ये ओरिजिन से उस पॉइंट का क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब उस रॉड का लेंथ है। जो रॉड एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 2 और जेड एक्सिस पे 3 को कनेक्ट करेगा ओरिजिन से, उस रॉड का लेंथ √14 होना पड़ेगा। अगर आप 1 2 3 किलोमीटर्स में लोगे तो 14 को भी √14 भी किलोमीटर्स में होगा। अगर आप उसको सेंटीमीटर में लोगे तो √14 भी सेंटीमीटर में आएगा। मतलब जो यूनिट लोगे वो यूनिट में आएगा। क्लियर है? चलो ठीक है। अब लिखोगे हेडिंग, समझ रहे हो कि डाउट है इसमें कुछ? अब हेडिंग लिखोगे यूनिट वेक्टर। श्वेता, तुमको बार बार हम मतलब क्लास के बीच बीच में बोलेंगे कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, जैसे हम तुमको देखे बिना मरे जा रहे हैं, नहीं? लिखो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में मानो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और ये ए वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म लिख रहे हैं A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। और इस तरह से तुम्हारे पास एक बी वेक्टर भी है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। तो अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ दें, A1 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर हम कर दें, तो दोनों का आई कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट जुड़ जाएगा, A1 प्लस B1 आई कैप प्लस A2 प्लस B2 जे कैप प्लस A3 प्लस B3 जे कैप। क्लियर है? तो जब हम दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो उसका हाँ, आवाज कट रहा है शिफर, तुम माइक को पास लाके बोलो। लास्ट वाले में के कैप होगा ना? हाँ, आई जे और इसमें के कैप होगा। उसी तरह से अगर तुम ए वेक्टर में बी वेक्टर को घटाए होते तो A1 माइनस B1, A2 माइनस B2 और A3 माइनस B3 हो जाता। हम तीनों के नीचे नेगेटिव लगाए, तुम देख लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने वेक्टर्स का सम करके दिखाया, वेक्टर्स का डिफरेंस निकाल के दिखाया। नाउ ये जानो कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल कब होंगे? ये जो ऐसे एरो दिए है ना डबल साइडेड, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। तभी जब A1 बराबर B1 होगा, A2 बराबर B2 होगा और A3 बराबर B3 हो जाएगा। तब हमारे ये थ्री कम, अगर हमारा ये तीनों इक्वल होगा ना, तभी हमारा दोनों वेक्टर्स इक्वल कहलाएगा। क्लियर है मान्या? नाउ राइट अ पॉइंट, इफ इट इज नोटेड लिखो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और सिंपली यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। क्या बोले? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर और सिंपली
यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, हम या तो समझो ना कि किसी कोई यूनिट वेक्टर किसी के अलोंग निकाल रहे हैं, मतलब हम एक यूनिट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, किसी वेक्टर के अलोंग, या फिर किसी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, आज से तुम ऐसा मुंह बनाएगी तो हमको लगेगा कि तुमको कुछ नहीं समझ रहा, समझ रही हो? तो यूनिट वेक्टर नहीं समझ रही हो? कुछ भी नहीं? सर आवाज बहुत ज्यादा मेरे साइड से कट रहा है, इसलिए सुनाई ढंग से नहीं दे रहा है। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुमको रिकॉर्डिंग दे देंगे, ठीक है। तो ये हेडिंग हो गया, ईयरफोन लगाओ ना तो सुनेगा, ठीक है। तो फिफ्थ रिपीट करिए जो आप बोले यूनिट वेक्टर वाला। हमने कहा यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर और सिंपली यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। मानो कि तुम्हारे पास एक ए वेक्टर है जो एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है एंड जेड के कैप है, ठीक है। तो ये हमारा एक वेक्टर है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तो अगर हमको इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो हमको इस वेक्टर को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। मतलब x देखो, ऐसे तो हम एग्जांपल थोड़ा सा वियर्ड दे रहे हैं बट फिर भी समझ सकते हो। वो कौन सा शो है जिसमें खाना पीना, वो शेफ का क्या रहता है? वो मास्टर शेफ। शेफ। हाँ ठीक है। तो उसमें सब खाना बनाता है ना अपना अपना, ठीक है। लेकिन जो टेस्ट करने वाला बंदा होता है वो तो सब सारे फूड का, सारे की रेसिपी का जो भी सब बनाया है उसका एक ही यूनिट कंज्यूम करता है ना, एक ही बाइट लेके देखता है ना, ठीक है। तो बस वही समझ लो कि हमारा पूरा वेक्टर एक वेक्टर है और उसका हम यूनिट वेक्टर का बात करें, एक एक यूनिट का बात करें, ठीक है। तो अगर हमको उसके यूनिट वेक्टर का बात करना है तो उसी वेक्टर को हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको सिर्फ एक यूनिट मिलता है। एक्स में एक यूनिट कितना है, वाई में एक यूनिट कितना है और जेड में उसका एक यूनिट कितना है, ठीक है। तो हर अगर वो एक यूनिट खाएगा तो अगर तुम एक यूनिट मोमो खाओगे तो कम से कम एक मोमो तो खाओगे ना, तो उसका साइज अलग है। अगर कोई समोसा बना के खिलाएगा तो उसका भी एक यूनिट का साइज अलग होगा, ठीक है। तो हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर अलग अलग आएगा। क्लियर है? तो अल्टीमेटली आप इसको ऐसे समझो कि हमने इसको डिवाइड यहाँ पर नहीं लिखना था, यहाँ पर ऐसे लिखना था। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? हम किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाता है। नहीं समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन समझा देगा तुमको। लिखोगे फाइंड द यूनिट वेक्टर, लिख रहे हैं हम स्क्रीन पे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ऑफ छुट गया लिख लेना, ऑफ ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो अगर हमको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ए वेक्टर को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, इट्स नॉट मॉडुलस सॉरी, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन आई का वो क्या है? कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इट शुड बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √6 ना। तो 1 अपॉन √6 आई कैप हो गया प्लस 1 अपॉन √6 जे कैप हो गया प्लस, और यहाँ पे 2 था ना, 2 अपॉन √6 के कैप हो गया। √4 होगा ना? नहीं, √6 आ रहा ना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 6 √6, ठीक है। देन अगर आप ये भी समझ गए तो हमने किसी पर्टिकुलर वेक्टर का उसका यूनिट वेक्टर को निकाल के तुम्हें दर्शाया दिखाया, ठीक है। क्लियर है ये?
तो बस ध्यान देना, ध्यान इतना सा दोगे कि ये जो हमारा था ना, एक्चुअल जो वेक्टर था आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, अगर इसके हम डायरेक्शन रेशियोज का बात करें, अगर इस वेक्टर के हम डायरेक्शन रेशियोज का बात करें, तो वो ए वेक्टर का कोएफिशिएंट्स हो जाता है, मतलब 1,1,2, ये उसका डायरेक्शन रेशियोज हो गया। लेकिन अगर हम पूछेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, 1/√6, 1/√6 एंड 2/√6। मतलब यूनिट वेक्टर निकाल दोगे तो जो आई जे के का कोएफिशिएंट्स है वो हो गया डायरेक्शन कोसाइंस, और अगर एक्चुअल वेक्टर का बात करोगे तो जो कोएफिशिएंट्स है वो हमारा हो गया डायरेक्शन रेशियोज। उस दिन का लॉस मेंटेन हो गया सिफर, उस दिन जो भी नहीं समझ पाई थी। नाउ राइट वन मोर टर्म, यहां तक हो गया। लिखोगे कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कभी भी वेक्टर्स को कोलिनियर कब बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स मतलब क्या, वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए भले ही डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है। जैसे रोड पे एकदम सीधा सीधा गाड़ी चल रहा है, दो कार पैरेलल चल रहे हैं, टेढ़ा बांका नहीं चलाना, एकदम सीधा एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो वो सारे 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स जो भी चल रहे हैं वो सब कोलिनियर्स कहलाएंगे, भले ही डायरेक्शन अपोजिट है, हम उधर जा रहे हैं उधर से आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये सारे ही व्हीकल्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। वहां पे बीच में कोई रोड वोड पार नहीं करना चाहिए, तो फिर वो कोलिनियर नहीं होगा ना, फिर वो तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। हेडिंग क्या लिखी है अंजलि? कंडीशंस फॉर कोलिनियरिटी। कंडीशंस फॉर कोलिनियरिटी। उस हेडिंग के नीचे एक डायग्राम ऐसे बना देते हैं, तुम लोग एरो एकदम टिप पे देना, ये ए वेक्टर हो गया, एक और हम बना रहे हैं, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, एक और बना लेते हैं, ये हमारा सी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो वेक्टर सी वेक्टर है, ध्यान से देखना, ये जो सी वेक्टर है, क्या ये ए वेक्टर का आधा होगा या 1/3 होगा, कुछ तो होगा, उससे छोटा ही है, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो सी वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है? लैम्डा पढ़ा है ना फिजिक्स में आपने, ये एक ऐसे ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है सॉरी, एक वैल्यू है, सिंबल है। तो सी वेक्टर क्या है, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, तो लैम्डा कोई भी स्केलर वैल्यू होगा, 4 5 हाफ 1/3 0.15 कुछ भी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन तो वही है ना, जो सी वेक्टर का है वही ए वेक्टर का है, तो हमने नेगेटिव नहीं लगाया। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ए वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है? नहीं लिख सकते, माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं। क्या ए वेक्टर का डायरेक्शन बी वेक्टर का नेगेटिव है, अपोजिट है? तो ए वेक्टर को हम नेगेटिव टाइम्स ऑफ लैम्डा बी वेक्टर, वेयर एज लैम्डा विल बी एनी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहां से ये सीखा कि इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, जब दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर्स लिख सकते हैं, और अगर हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया तो फिर हमने प्रूफ कर दिया कि ये वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ वेक्टर ए वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और हमारे पास बी वेक्टर है -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, क्लियर। तो आप क्या बी वेक्टर को लिख सकते हो -2 कॉमन लेकर के 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, हाँ कि ना? और ये क्या हमारा ब्रैकेट के अंदर वाला ए वेक्टर है?
तो आपने बी वेक्टर को -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर दिखा दिया। दैट मीन्स कि जो वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है, दीज टू वेक्टर्स आर व्हाट, दीज आर द कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, मीन्स दीज वेक्टर्स आर इक्वल, नहीं सॉरी, बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड में डबल है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। समझ आया? आज का लास्ट टॉपिक लिख लो, लिखोगे वेक्टर्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इसमें बहुत सारा छोटे 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 छोटा दिया हुआ है, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है इस तरह से। लिखोगे वेक्टर्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स है, ठीक है, और दोनों पॉइंट्स को एक वेक्टर क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। जैसे मानो कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, और जो वेक्टर है वो हमारा PQ वेक्टर है। P का कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1 z1, x का Q का ले लो x2 y2 z2। आपने पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पर जो PQ वेक्टर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। कम से कम ट्रिगो की तरह फॉर्मूलास तो नहीं रटना है, यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स है। लेकिन अगर हम इसी चीज में PQ वेक्टर नहीं होता, अगर ये QP वेक्टर होता, तब क्या हो जाता? तब कुछ नहीं हो जाता, सिर्फ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाता। सॉरी, होल स्क्वायर नहीं, आई कैप हो जाता। y1 माइनस y2 जे कैप हो जाता, एंड फिर z1 माइनस z2 हो जाता के कैप। ठीक है, और अगर हम बात करें इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, तो क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। एक चीज ध्यान रखना, आप PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे या फिर QP वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, इट विल नॉट बी मेकिंग एनी डिफरेंसेस। ठीक है, क्योंकि आप स्क्वायर फाइंड कर रहे हो ना कहीं ना कहीं। अगर x1 माइनस x2 करने पर या x2 माइनस x1 करने पर ऑब्वियसली नेगेटिव का फर्क आएगा, है ना। जैसे 6 माइनस 4 करोगे तो 2 आता है, 4 माइनस 6 करोगे तो -2 आता है। बट जब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हम तो उसका स्क्वायर करते हैं, तो आप तो 2 का स्क्वायर निकालो या -2 का स्क्वायर निकालो, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। क्लियर? तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को बस हम एक फिगर से एक्सप्लेन कर देते हैं। अब ये लास्ट है, एकदम लास्ट है, ठीक है। देखो, ये हमारा एक पॉइंट P हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा पॉइंट P है और ये हमारा पॉइंट Q है। हमारा जो पॉइंट P है वो है x1 y1 और z1, और जो हमारा पॉइंट Q है वो है x2 y2 एंड देन z2। ठीक है, तो हमने ओरिजिन को पॉइंट P से कनेक्ट किया एंड देन ओरिजिन को पॉइंट Q से कनेक्ट किया, तो ये हमारा OP वेक्टर और दूसरा हमारा, ये Q नहीं है O है, ठीक है। ये हमारा OP वेक्टर और OQ वेक्टर तैयार हो गया। एंड व्हाट यू नीड टू फाइंड, इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं। बताओ तो इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है अंजलि? OP है, OQ है कि PQ है? OQ। एक्सीलेंट, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। OQ वेक्टर है क्योंकि उसका डायरेक्शन ठीक अपोजिट है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि OQ वेक्टर इक्वल्स टू OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। ठीक है, तो क्या हम यहां से नहीं बोल सकते PQ वेक्टर इक्वल्स टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर? और OQ वेक्टर क्या होता था? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप और माइनस OP वेक्टर x1 i कैप
प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, आपका प्रूफ हो गया जो हमने दिया। अब आप चुपचाप कुछ मत करना, एनसीईआरटी खोल के चुपचाप 10.2 बना लेना। ठीक है, एनसीईआरटी खोल के 10.2 सॉल्व कर लेना। उसमें सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूला या फिर इस तरह से कुछ होगा, उसको छोड़ देना क्योंकि तुम लोग ही बोले हो सिलेबस में नहीं। सर हाँ श्वेता, तो ये फिर से समझा दीजिए ना। क्या क्या समझा दे इसमें? ये जो ये अच्छा हमारा नेटवर्क ही नहीं है, तुमको आधा सुनता नहीं, इसलिए तुमको शायद नहीं सुनना आता। क्या समझना है इसमें बोलोगे तब ना। ये जो हमने पॉइंट लिया P और Q, P को हमने O से कनेक्ट किया तो OP वेक्टर, Q को हमने O से कनेक्ट किया तो OQ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ पढ़ाया था हमने, उसमें रिजल्टेंट वेक्टर बाकी दोनों वेक्टर्स का सम होता है। तो OQ वेक्टर OP और PQ का सम आया। PQ को बोल सकते हैं ना OQ माइनस OP, फिर दोनों वेक्टर्स का वैल्यू डाल दिया, कंपोनेंट फॉर्म लिख के माइनस कर दिया। क्या छुट्टी कर दें? समझ में आया? ठीक है, अब 10.2 का क्वेश्चन ट्राई करें। चलो बाय।